अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड टूर। आज की वीडियो बनाने का मकसद जो है वो आप लोगों को एक कंप्लीट गाइडलाइन प्रोवाइड करनी है चेक रिपब्लिक के लिए। अगर आप स्टडी वीज़ा का प्रोसेस करना चाहते हैं, चेक रिपब्लिक को अपनी डेस्टिनेशन कंसीडर कर रहे हैं। मैंने चैनल के ऊपर जो है वो टॉपिक बाय टॉपिक कोशिश की है कि सारी वीडियोस जो है वो डालूं, और मैंने अपलोड भी की हुई हैं, लेकिन स्टिल जो है वो लोग वीडियो देखना जो है वो पसंद नहीं करते, वीडियो से गो थ्रू नहीं होते। और पर्सनली जो है वो मैंने अपना व्हाट्सएप का नंबर शेयर करके रखा है। कोशिश उनकी यही होती है कि हर बंदा जो है उसको पर्सनली इंटरटेन किया जाए, क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है, इसलिए जो है वो सबको पर्सनली इंटरटेन करना पॉसिबल नहीं होता। कमेंट्स के मैं सबके रिप्लाई करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जो व्हाट्सएप में मैसेजेस आ रहे होते हैं उनके भी रिप्लाई करता हूँ। चेक रिपब्लिक के ऊपर जो है वो लोगों के जो है वो बहुत से सवाल है, बेसिक क्वेश्चंस हैं कि चेक रिपब्लिक का जो स्टडी वीज़ा का प्रोसेस है इसको कितना टाइम लगता है, इसके लिए टोटल एक्सपेंसेस कितने चाहिए, और एडमिशन की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आगे वीज़ा को प्रोसेस। तो बेसिक क्वेश्चंस और जनरल जो क्वेरीज हैं वो आ रही होती हैं। अगर आप चैनल के ऊपर जाएं, वीडियो को जो है वो वीडियोस को एक्सप्लोर करें, गो थ्रू करें, तो आपको वन बाय वन जो है वो हर टॉपिक के ऊपर वीडियोस मिलेगी। लेकिन लोग जो है वो इतनी एफर्ट नहीं करना चाह रहे। हर बंदा जो है वो चाहता है कि हमें पर्सनली इंटरटेन किया जाए। तो मैंने सोचा कि एक ओवरऑल वीडियो बना दूं जिसके अंदर जो है वो मैं आपको सारा ओवरऑल प्रोसेस जो है वो एक ही दफ़ा बता दूं, ताकि आप लोग जो है वो इस कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद अपना जो है वो सारा प्रोसेस आसानी से कर सकेंगे। तो वीडियो जो है वो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें आपको सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आपने अपना प्रोसेस जो है वो क्रैश से स्टार्ट कैसे करना है और उसको कंप्लीट कैसे करना है, चेक रिपब्लिक की रिक्वायरमेंट कौन सी है, और थोड़ा सा इसका चेक रिपब्लिक का कंपैरिजन भी करेंगे बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज है उनके साथ। ठीक है, तो चेक रिपब्लिक से स्टार्ट करते हैं कि चेक रिपब्लिक एक सेंट्रल यूरोपियन कंट्री है जिसका बॉर्डर जो है वो जर्मनी के साथ, पोलैंड के साथ, स्लोवाकिया के साथ जो है वो शेयर होता है, और ये एक शेंजन जोन का कंट्री है। अगर आपको चेक रिपब्लिक का स्टडी वीज़ा मिलता है तो आप जो है वो चेक रिपब्लिक के जो शेंजन जोन के बाकी कंट्रीज़ हैं आप उनको भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, चेक रिपब्लिक के लिए स्टडी वीज़ा का प्रोसेस क्यों किया जाए, इसके आपको क्या फ़ायदे हैं। जैसा कि बाकी कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूं, इटली, स्पेन की या जर्मनी की बात करूं, तो वहाँ पे जो है वो आइट्स की सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है। तो चेक रिपब्लिक की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आइट्स के बिना जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बेस पे, मीडियम्स ऑफ इंस्ट्रक्शन की बेस पे, जो आपके पास सर्टिफिकेट होता है कि आपकी जो प्रीवियस एजुकेशन थी उसका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो इंग्लिश था, उसकी बेस पे आपको एडमिशन दे देती हैं। सो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि अगर आप आइट्स या पीटी का टेस्ट जो है उसको अटैम्प्ट करने जाएं तो उस पर आपके पैसे भी लगेंगे और आपका टाइम भी उस पर लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बात होगी। उसके अलावा तीसरी जो चीज़ है, अगर मैं इटली, स्पेन की बात करूँ तो वहाँ पे जो है वो फीसिस, ट्यूशन फीसिस बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे उनकी जो बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। जर्मनी की अगर बात करूँ तो वहाँ पे जो है वो एजुकेशन फ्री है, लेकिन वहाँ पे आपको जो है वो ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होती है, जो कि 11,000 यूरो और समथिंग 11,000 समथिंग यूरोज जो है वो आपको अपने ब्लॉक अकाउंट में अरेंज करने होते हैं, जो कि एक ह्यूज अमाउंट है जो कि सब लोग जो है वो मैनेज नहीं कर सकते। ठीक है, चेक रिपब्लिक के केस में जो चेक की यूनिवर्सिटीज़ हैं बहुत ही सस्ती यूनिवर्सिटीज़ हैं। आपको जो है इवन के 600 यूरोज, 700 यूरोज, 2,000 यूरोज तक जो है वो 1,500 यूरोज तक जो है वो यूनिवर्सिटीज़ मिल जाती हैं, जिनकी फ़ीस जो है वो एनुअली होती है। तो इसके अलावा दूसरी अगर मैं बैंक स्टेटमेंट की बात करूँ तो बैंक स्टेटमेंट भी जो है वो ज़्यादा आपको नहीं चाहिए होती। अगर मैं पाकिस्तानी रुपीज़ की बात करूँ तो आपको पाकिस्तानी रुपीज़ में 20 से लेके 30 लाख तक जो है वो अरेंज करने होते हैं अपनी बैंक स्टेटमेंट में, अपने बैंक में 6 माह के लिए। ठीक है, तो 6 माह की जो है वो आपको बैंक स्टेटमेंट प्रेजेंट करनी होती है, अटैच करनी होती है अपनी वीज़ा फाइल के साथ। तो ये कुछ जो है, उसके अलावा जो है यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। इसका जो कैपिटल सिटी प्राग है और इसके जो बाकी बड़े सिटीज़ हैं जैसा कि ब्रनो है, ओलोमस है, लिब्रस है, पिल्सन है, ओस्ट्रावा है, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और जॉब्स की और जो बाकी वाइट कलर जॉब्स हैं, जो स्किल्ड जॉब्स हैं उनका भी यहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। आप अपनी स्टडीज़ के साथ जो है वो और जॉब करके, पार्ट टाइम जॉब करके या फुल टाइम जॉब करके जो है वो अपनी स्टडीज़ और अपने लिविंग एक्सपेंसेस जो हैं वो यहाँ पे आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है
वो है यहाँ पे वर्किंग आवर्स। अगर मैं दूसरे कंट्रीज़ की बात करूँ तो मोस्टली कंट्रीज़ में जो है वो आपको पार्ट टाइम जॉब सिर्फ स्टूडेंट्स को लोग होती है जो कि 20 आवर्स होते हैं। उससे ज़्यादा अगर आप जॉब करें तो आपके टैक्स के जो है वो थोड़े इश्यूज बनते हैं। तो यहाँ पे चेक रिपब्लिक में अगर आप आते हैं तो आप फुल टाइम जॉब भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आप अपनी स्टडी के साथ कितना इंगेज्ड हैं और आपको कितना टाइम मिल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है ऑफिशियली लीगली आप फुल टाइम जॉब भी कर सकते हैं और पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। अब चेक रिपब्लिक का जो है वो एडमिशन प्रोसेस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड है और अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस के लिए अगर आप बैचलर्स के लिए अपना प्रोसेस करते हैं, आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिया, तो उसके लिए जो है वो सबसे पहले आपकी सनद आपके पास होनी चाहिए। आपकी जो मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए। कुछ लोग जो पूछते हैं कि सर हमारी सनद है वो 1 साल के बाद या 2 साल के बाद आएगी, तो आप कोशिश करें कि अपना जो डिग्री कंप्लीशन का या जो आपकी स्टडी कंप्लीशन का एक सर्टिफिकेट है, अगर आपको डिग्री लेट मिल रही है, सनद लेट मिल रही है, तो एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है वो अपने इंस्टीट्यूट से बनवा लें और उसके साथ जो है वो आपकी जो मार्कशीट है, जो ट्रांसक्रिप्ट है वो चल जाएगी, ठीक है। तो लेकिन एडमिशन अप्लाई करने के लिए आपको दोनों चाहिए होंगे। इसके अलावा जो है वो आइट्स चाहिए। अगर आपका जो इंटरमीडिएट का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस था वो इंग्लिश है, तो आप अपने इंस्टीट्यूट से, अपने कॉलेज से मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस का सर्टिफिकेट बनवा लें। वो भी आपका जो है वो आपको हेल्प आउट करेगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपका आइट्स जो है उसकी एग्जामेशन आपको दे देती हैं, तो आप अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है वो वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। उसके अलावा जो है जो एडमिशन की एप्लीकेशन फ़ीस है, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ की जो है वो, अगर मैं एवरेज बात करूं तो 20 यूरो से लेके 35 यूरो तक जो है वो पर एप्लीकेशन है जो वो फीस है। अप्लाई करने के लिए आपको हर यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन पोर्टल है वहाँ पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे जो है वो कोई एक सिंगल वेबसाइट या एक कम्प्रीहेंसिव वेबसाइट आपको नहीं मिलेगी। कोई एडमिशन पोर्टल आपको सारी यूनिवर्सिटीज़ का नहीं मिलेगा, जैसा कि इटली, स्पेन या जर्मनी के केस में आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो है वो यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा, प्रोग्राम्स को शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा। फिर आपको हर यूनिवर्सिटी के जो उनका एडमिशन पोर्टल है वहाँ पे जाके उसकी एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स चेक करके हर यूनिवर्सिटी के ऊपर जो की वेबसाइट पे, उनके एडमिशन पोर्टल पे अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करनी पड़ेगी और हर एप्लीकेशन की जो है वो सेपरेट से आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एडमिशन रिक्वायरमेंट्स जो है वो आपने उनको जो केयरफुली जो है वो आपने उनको सर्च करना है कि एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है वो आपके पास आपको पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट एडमिशन अप्लाई करने से पहले कोशिश करें कि आप पासपोर्ट बनाएं, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ का जो है वो एडमिशन पोर्टल के अंदर पासपोर्ट का नंबर जो है वो रिक्वायर्ड होता है। उसकी वैलिडिटी डेट क्या है, उसकी एक्सपायरेशन डेट क्या है। पासपोर्ट के ऊपर मैं एक बात करूँगा, कुछ स्टूडेंट्स को जो है वो मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि उनका पासपोर्ट जो है वो ऑलरेडी उन्होंने बनवाया होता है 3 या 4 साल पहले। तो जब वो अपना एडमिशन प्रोसेस करते हैं तो एडमिशन प्रोसेस के बाद जैसे ही वो वीज़ा अप्लाई करते हैं तो अपना पासपोर्ट देखते हैं तो पासपोर्ट की जो एक्सपायरेशन होती है वो 5 या 6 माह जो है वो बाकी रहती है। तो अब जो है उस पर आपको प्रॉब्लम होगी। एम्बेसी भी जो है वो उस पर ऑब्जेक्शन लगा सकती है कि आप अपना जो पासपोर्ट है इसकी वैलिडिटी सिर्फ 3 से 4 माह है, तो आप इसको रिन्यू करवाएं। तो मैं यहाँ पे जो है वो आपको मशवरा दूंगा कि आप अपना पासपोर्ट पहले से चेक करें। अगर उसकी वैलिडिटी एडमिशन अप्लाई करते वक्त 1 साल है तो आप उसको रिन्यू करवा लें, क्योंकि एडमिशन अप्लाई करने से लेके वीज़ा प्रोसेस तक जो है वो आपके 4 से 5 माह लग जाते हैं। तो आपका पासपोर्ट जो है वो तब तक उसकी एक्सपायरेशन बहुत कम रह जाएगी। तो आप अपना पासपोर्ट जो है उसको रिन्यू करवा लें। उसके अलावा जो है आपके पास आपकी सीवी होनी चाहिए। इंटरमीडिएट के लिए वालों के लिए जो है वो सीवी, बैचलर के लिए अप्लाई करने के लिए सीवी ज़्यादातर जो है वो एक रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है कि आप अपनी सीवी भी जो है वो अपलोड करें। सीवीज़ भी जो है वो मैंने बहुत सी रिव्यूज़ की हैं, बहुत बेसिक सीवीज़ होती हैं। कोशिश करें कि सीवी को यूरोपास के ऊपर बनाएं। सीवी को कैसे बनाना है, एक अच्छी सीवी कैसे बनानी है, यूरोपास के ऊपर कैसे बनानी है, या वैसे भी अगर आप जो है वो किसी भी वेबसाइट के ऊपर या अगर आप वर्डप्रेस के अंदर या वर्ड में खुद से बना रहे हैं, उसको एडिट कर रहे हैं, तो सीवी कैसे बनानी है और एक अच्छी सीवी के अंदर आपने चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को किस तरह ऑर्गेनाइज करना है, इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो सीवी भी जो है वो आपके पास होनी चाहिए। बात करते हैं, अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है, आपकी ग्रेजुएशन है और आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो होने चाहिए। सबसे पहले जो है वो आपके पास आपकी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी डिग्री जो है वो अभी इन प्रोसेस है और आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है 7 सेमेस्टर्स की, तो आप
को बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एडमिशन नहीं देंगी, ठीक है। ज़्यादातर चेक यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए और आपके पास जो है वो ट्रांसक्रिप्ट भी होनी चाहिए जिसके ऊपर सारे सब्जेक्ट्स का ब्रेकडाउन होता है और उसके साथ में ग्रेड्स होते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप पहले अपनी डिग्री ले लें यूनिवर्सिटी से और अपनी जो है जो ट्रांसक्रिप्ट है उसको भी ले लें। उसके अलावा जो है वो मास्टर्स के लिए अप्लाई करने के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास जो है वो रिकमेंडेशन लेटर्स या रेफरेंस लेटर्स होने चाहिए, जो कि 2 आप अपनी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से बनवा सकते हैं, ठीक है। आपके पास आपकी प्रोफेशनल सीवी होनी चाहिए। उसके अलावा जो है वो आपके पास आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर या आईएलटीएस या पीटी की सूरत में एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा जो है वो पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास। पासपोर्ट के ऊपर जो है वो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दी है। अब आगे बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन। एडमिशन अप्लाई करने के लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान से जो रिलेटिव बोर्ड्स हैं, जो कंसर्न बोर्ड्स हैं, उनसे अटेस्ट करवाना ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, जब आपने एडमिशन अप्लाई करना है तो उससे पहले जो है आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिना अटेस्टेशन किए भी आप जो है वो अपलोड कर सकते हैं। आपको उनको एडमिशन अप्लाई करने के लिए जो है वो अटेस्टेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आपका एडमिशन अप्लाई हो गया। एडमिशन अप्लाई करने के बाद जो है अगर आपका कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम है या इंटरव्यू है तो उसकी तैयारी कैसे करनी है, इसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ अभी ले रही हैं और इंटरव्यू भी ले रही हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो एग्ज़ाम भी लेती हैं और इंटरव्यू भी लेती हैं, उसके बाद जो है वो आपको एडमिशन ऑफर होता है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के ऊपर और इंटरव्यू के ऊपर जो है वो मैं इंशाल्लाह अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो उसके बाद आपने अपना एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू पास करना है, फिर आपको यूनिवर्सिटी क्या करती है, कंडीशनल एडमिशन ऑफर करती है, ठीक है। कंडीशनल एडमिशन के अंदर जो है वो आपको सारी जो है वो गाइडलाइन एक डिटेल्ड ईमेल यूनिवर्सिटी की तरफ से आएगी, ठीक है, कि आपका एडमिशन हो चुके और आपने ऐसे जो है वो आगे ये स्टेप हैं, इस तरह आपने आगे मूव फॉरवर्ड करना है, ठीक है। अब उसके अंदर जो नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ का वो ये होता है कि आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनको चेक एम्बेसी से सुपर लीगलाइज करवा के वो हमें सेंड करें, क्योंकि आपकी इंटरनल एवेल्यूएशन होती है। इंटरनल एवेल्यूएशन क्या है इसके ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। आप चैनल को जो है वो एक्सप्लोर करें, वीडियोस को गो थ्रू करें, आपको वो है इंटरनल एवेल्यूएशन के ऊपर वीडियो मिलेगी, डिटेल्ड वीडियो इन्फॉर्मेशन, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन है। इंटरनल एवेल्यूएशन बेसिकली इज़ अ प्रोसेस ऑफ योर फॉरेन एजुकेशन, रिकग्निशन ऑफ योर फॉरेन एजुकेशन हेयर इन चेक रिपब्लिक। ये बेसिकली हर यूनिवर्सिटी के रेक्टरेट ऑफिस के अंदर जो है वो आपकी प्रीवियस एजुकेशन की रिकग्निशन होती है, आपके सब्जेक्ट्स की एवेल्यूएशन होती है, ठीक है। और इसकी आपको जो है वो एक फीस भी पे करनी होती है। अब डॉक्यूमेंट्स की सुपर लीगलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आके जो है वो आपको बेसिकली चेक एम्बेसी से डॉक्यूमेंट सुपर लीगलाइज करवाने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ती है। अब अपॉइंटमेंट के अंदर जो है वो बहुत कंपटीशन है, क्योंकि एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं एम्बेसी के पास और उनके पास जो स्लॉट्स होती है, मंथली जो कोटा होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि अभी जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स चेक रिपब्लिक की तरफ जो है वो रश कर रहे हैं और एक कंपटीशन की जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो गई है। तो डॉक्यूमेंट्स की सुपर लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट अप्लाई कैसे करनी है, ठीक है, और उसके लिए कितना वेट करना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए जो है वो मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई है और कोशिश करूंगा कि मैं एक नई वीडियो बना दूं, अपडेट कर दूं उसको, उसमें अब ट्रिक्स जो है, टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर दूं कि आप उसको जो है वो किस तरह क्रैक कर सकते हैं अपॉइंटमेंट को, क्योंकि एम्बेसी जो है वो स्लॉट्स ओपन करती है हर 1 तारीख को और 15 तारीख को रात 12 बजे। तो अब उसमें जिस बंदे की जो है वो ईमेल सिस्टम में पहले जाएगी उसको जो है वो प्रायोरिटी पहले मिलेगी, ठीक है। अब सुपर लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट कैसे अप्लाई करनी है इस पर आप वीडियो देख भी सकते हैं और आपको नई भी मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट सुपर लीगलाइज करवाने के बाद आपने क्या करना होता है, वो जो डॉक्यूमेंट सुपर लीगलाइज हुए हैं उनका एक कलर कॉपीज़ का सेट आपने बनवाना है। सेट बनवाने के बाद आपने उनको नोटराइज करना है। नोटराइजेशन के ऊपर मैंने एक डिटेल्स एक जो डॉक्यूमेंट्स का सैंपल था वो मैंने जो है वो दिखा के समझाया कि आपने डॉक्यूमेंट्स को नोटराइज कैसे करवाना है। उसका मैं जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। तो वो आपने वीडियो देखनी है कि नोटराइजेशन कैसे करवानी है, ठीक है। नोटराइजेशन करवाने के बाद उन नोटराइज डॉक्यूमेंट्स को आपने स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद जो है वो आप अपनी यूनिवर्सिटी को, अपनी कोऑर्डिनेटर को सेंड करेंगे, वो उनको डॉक्यूमेंट्स को जो है वो चेक करेगी। अगर वो उसको डॉक्यूमेंट्स ओके लगे तो फिर वो आपको बोलेगी कि आप उन डॉक्यूमेंट्स को उसके एड्रेस पे यूनिवर्सिटी में भेजें।
यूनिवर्सिटी जब वो आपके डॉक्यूमेंट्स रिसीव करेगी तो फिर आपकी इंटरनल एवेल्यूएशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है एक्चुअली। और फिर आपसे जो है वो यूनिवर्सिटी रिक्वेस्ट करती है कि आप इंटरनल एवेल्यूएशन की फ़ीस भी पे करें, जो कि 600 चेक क्रोन किसी यूनिवर्सिटी की होती है, किसी की 700 होती है, किसी की 750 है, किसी की 800 चेक क्रोन्स है। तो ये यूनिवर्सिटीज़ की जो है वो डिफरेंट होती है। तो वो आपने फ़ीस ऑनलाइन पे करनी है और इंटरनल एवेल्यूएशन को जो है वो 15 से 20 दिन या 1 महीना जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लग सकता है। जैसे ही आपकी इंटरनल एवेल्यूएशन कंप्लीट होगी तो आपको जो है वो यूनिवर्सिटी बोलेगी ट्यूशन फ़ी पे करने का। अगर आपकी ट्यूशन फ़ीस जो है वो आपने वीज़ा अप्रूवल से पहले पे करनी है, ठीक है। तो फिर आपसे यूनिवर्सिटी जो है वो फ़ीस कैसे पे करनी है उसकी सारी डिटेल आपसे शेयर करेगी। ऑनलाइन करनी है, बैंकिंग के थ्रू करनी है, कैसे करनी है, इसमें भी लोगों को है वो मसाइल आते हैं। इसके ऊपर भी मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो बना दूँ, इस पर पहले कोई वीडियो नहीं है। तो आपने अपनी ट्यूशन फीस पे करनी है। जब आपकी ट्यूशन फी जो है वो सिस्टम आप पे करेंगे और उसको सिस्टम में बेसिकली सेटल होने में जो है वो 5 वर्किंग डेज लगते हैं। उसका पेड स्टेटस जो है वो अपडेट होने में टाइम लगता है, ठीक है। उसकी अप्रूवल होनी होती है एक प्रॉपर चैनल के, वो गुजर के जाएगा, अकाउंट से अप्रूव होगी, आपकी जो कोऑर्डिनेटर है उसके पास उसके सिस्टम में शो होगी। जैसे ही वो होगी तो आपकी कोऑर्डिनेटर बेसिकली आपको बोलेगी कि आपका स्टडी कंफर्मेशन, आपकी फीस जो है वो सिस्टम में अपडेट होगी है, पेड उसका स्टेटस आ गया, तो फिर जो है वो आपको फाइनल स्टडी कंफर्मेशन इशू करेंगे, ठीक है। फाइनल स्टडी कंफर्मेशन के साथ मीनवाइल जो है वो आपने क्या करना होता है, आपने अपनी अकोमोडेशन बुक करनी होती है। अब यूनिवर्सिटी की अगर अपनी डॉर्मेटरीज हैं तो आपकी कोऑर्डिनेटर आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करेगी। आप वो इन्फॉर्मेशन जो है, जो आपका बेसिकली यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन के जो क्रीडेंशियल्स होते हैं, उन क्रीडेंशियल्स को यूज़ करके यूनिवर्सिटी का जो डॉर्मेट्री का ऑनलाइन लॉगिन सिस्टम होता है वहाँ पे वो क्रीडेंशियल्स यूज़ करके लॉगिन करें। वहाँ पे जो है वो हॉस्टल्स के अंदर, डॉर्मेट्रीज के अंदर जितनी अकोमोडेशंस के ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं उनको एक्सप्लोर करें। जो ऑप्शन आपको अच्छा लगता है उस ऑप्शन को सिलेक्ट करें और अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वहाँ पे सबमिट करें और आपकी अकोमोडेशन अप्लाई हो जाएगी। अकोमोडेशन के ऊपर मैंने पहले से वीडियो भी बनाई हुई है, उसका भी लिंक आपसे शेयर कर दूंगा और इस पर एक मज़ीद अपडेटेड वीडियो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। अकोमोडेशन अप्लाई करने के बाद आपका जो अकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट, अगर तो आपकी अकोमोडेशन जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी की है तो वो अकोमोडेशन लेटर आपकी कोऑर्डिनेटर के पास जाता है बेसिकली, ठीक है, जहाँ पे आपका एडमिशन हुआ हुआ है। अगर किसी और डॉर्मेट्री में अप्लाई किया हुआ है आपने, ठीक है, अदर देन योर यूनिवर्सिटी, तो फिर भी जो है आपने क्या करना है, वो अकोमोडेशन जो है लेटर जो है वो उस डॉर्मेट्री के एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करनी है कि वो आपकी कोऑर्डिनेटर को सेंड कर दें। अब आपकी कोऑर्डिनेटर क्या करेगी कि आपका जो ओरिजिनल एडमिशन लेटर है, जो स्टडी कंफर्मेशन लेटर है और आपका जो अकोमोडेशन लेटर है वो आपको भेजेगी आपके एड्रेस पे पाकिस्तान में, ठीक है, जो कि आपको ओरिजिनल में चाहिए होते हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पे जो है वो आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, आगे आपका स्टार्ट होता है वीज़ा प्रोसेस। वीज़ा प्रोसेस में जो है वो आपने जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, वो मैं जो इसके ऊपर जो है वो मैंने वीडियो डाली भी है, उसका भी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है वो सबसे ऊपर आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होगा। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है इसके ऊपर भी आपको वीडियो मिलेगी, ठीक है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद आपका स्टडी कंफर्मेशन, तीसरे नंबर पे जो है वो आपका अकोमोडेशन लेटर होना चाहिए, चौथे नंबर पे जो है वो आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, पाँचवें नंबर पे जो है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, उसके बाद जो है वो आपका अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका पासपोर्ट होना चाहिए, यूरोज़ में जो है वो आपके पास फीस होनी चाहिए कैश में, ठीक है, और आपके पास फ़ोटोज़ होनी चाहिए वाइड बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स की एक फ़ाइल आपने प्रिपेयर करनी है। अब ये फाइल सबमिट करने के लिए, वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको एम्बेसी में चाहिए वीज़ा अपॉइंटमेंट। अब यहाँ पे आके जो है वो लोग फिर से पैनिक करते हैं क्योंकि अपॉइंटमेंट के अंदर जो है वो कंपटीशन है, जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया है। अब वीज़ा अपॉइंटमेंट के अंदर जो है वो डॉक्यूमेंट्स की सुपर लीगलाइजेशन से ज़्यादा कंपटीशन है और स्लॉट्स जो है वो कंपैरेटिवली कम होती हैं। चेक के केस में जो है वो चेक एम्बेसी इस्लामाबाद के पास सिर्फ 15 स्लॉट्स हैं मंथली। ये एक कोटा होता है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर चेक की तरफ से हर एम्बेसी के अंदर। अब यहाँ पे जो है वो दो ऑप्शन है वीज़ा अपॉइंटमेंट, या तो आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, उसी तरह हर 1 तारीख को और 15 तारीख को जो है वो स्लॉट्स ओपन होती हैं रात 12 बजे, ठीक है। और या फिर इसका दूसरा तरीका ये है कि आप की यूनिवर्सिटी जो है वो आपको स्टूडेंट रजीम में नॉमिनेट कर सकती है। स्टूडेंट रजीम क्या है, ठीक है, ये कैसे काम करता है, इसके ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसका भी मैं लिंक आपसे शेयर कर दूंगा।
तो आपको फाइनली जो है जब एक दफ़ा अपॉइंटमेंट मिल जाती है, अगर उसमें आपको वेट करना पड़ जाए एक राउंड में, अगर आपको नहीं मिल रही 2 माह 3 माह, मुझे पर्सनली जो है वो अपने केस में 4th ट्रायल के अंदर जो है वो जाके मिली थी। 3 माह के बाद जो है वो जाके मुझे अपॉइंटमेंट मिली थी। ठीक है, तो अगर आपको वेट करना पड़ रहा है तो वेट करें और पैनिक मत करें, और यूनिवर्सिटी को जो है वो स्टूडेंट रजीम के लिए बार बार नॉमिनेट होने के लिए तंग मत करें। एक दफ़ा अगर यूनिवर्सिटी आपको नॉमिनेट कर देगी और अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया तो नेक्स्ट राउंड के लिए यूनिवर्सिटी आपको ऑटोमेटिकली नॉमिनेट कर देती है। और मीनवाइल जो है वो आप खुद से भी जो है वो अपॉइंटमेंट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको खुद से अपॉइंटमेंट मिल गया तो आप अपनी यूनिवर्सिटी को बता दें, वो आपको स्टूडेंट रजीम के अंदर नॉमिनेट करना स्टॉप कर देंगे। एक दफ़ा जब आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, आपने अपनी जो है वो फाइल सबमिट करनी है। फाइल सबमिट वीज़ा अपॉइंटमेंट वाले दिन जो है वो आपका वहाँ पे इंटरव्यू भी होगा, वीज़ा इंटरव्यू होगा। वीज़ा इंटरव्यू के ऊपर मैंने चैनल पे डिटेल 2 वीडियो डाली हुई है, उसका भी जो है वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वीज़ा इंटरव्यू जो है वो वीज़ा प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका वीज़ा इंटरव्यू अच्छा नहीं होगा और आप उसके लिए प्रिपेयर होकर नहीं जाएंगे तो आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है। वीज़ा इंटरव्यू के बाद आपकी फ़ाइल होगी सबमिट, उसके बाद आपको जो है वो एक इनवॉइस मिलेगी, एक स्लिप मिलेगी जिसके ऊपर जो है वो आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा होता है। तो आप क्या करेंगे, चेक की जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है उसकी वेबसाइट के ऊपर जाके आप अपनी एप्लीकेशन का जो है वो स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है। वीज़ा अप्रूव होने को जो है वो 30 से 40 डेज़ जो है वो एवरेज लगते हैं। 35 डेज़ में जो है वो मैंने बहुत से केसेस देखे हैं कि 35 डेज़ 36 डेज़ के अंदर जो है वो आपको अप्रूवल की मेल आती है। बेसिकली क्या होता है, आपकी जो फाइल होती है सारी जो प्रिपेयर होती है चेक एम्बेसी इस्लामाबाद में या इंडिया में या कहीं पे भी, वो आपकी आती है फाइल यहाँ पे प्राग के अंदर। यहाँ पे आपकी फ़ाइल जो है वो प्राग मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंदर वो फाइल प्रोसेस होती है और उसका जब स्टेटस जो है वो आप चेक करेंगे, पहले आएगा कि नॉट फाउंड, क्योंकि वो आपकी फ़ाइल जो है वो अभी उस पर काम स्टार्ट ही नहीं हुआ। जब उस पर एक दफ़ा काम स्टार्ट हो जाता है तो वो उसका अगला जो स्टेटस अपडेट करते हैं वो आता है बीइंग प्रोसेस्ड। और बीइंग प्रोसेस के बाद जो है वो आपको फाइनली जब आपको अगर आपकी रिजेक्शन है या अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो गया तो उस सूरत में जो है वो आपका ऑनलाइन जो स्टेटस आएगा वो या तो ग्रांटेड आ जाएगा या फिर रिजेक्टेड आ जाएगा। और अगले ही दिन या कुछ दिनों के बाद जो है वो आपको एम्बेसी की तरफ से ईमेल आ जाएगी कि आपका वीज़ा जो है वो अप्रूव हो गया है और आप जो है वो मेडिकल इंश्योरेंस ऑनलाइन बाय करके हमारे पास उसके डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ और अपना साथ में पासपोर्ट लेके आएँ, तो उसके ऊपर जो है हम आपको वीज़ा स्टिकर कर देंगे। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल प्रोसेस था। ठीक है, चेक रिपब्लिक क्या है, चेक रिपब्लिक का स्टडी वीज़ा जो है वो कैसे अप्लाई, क्या इसका ओवरऑल जो एक प्रोसेस है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो क्लियर नहीं है तो कमेंट करें, मैं हर कमेंट का जो है वो रिप्लाई करता हूँ। और कोशिश करें कि वीडियो के ऊपर कमेंट किया करें। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर जो है वो शेयर करके रखा है, लेकिन बेसिक और जनरल क्वेरीज के लिए काइंडली जो है वो व्हाट्सएप पे मैसेज मत किया करें। अगर आपका कोई बहुत ही पर्सनल केस है या अगर आपको बड़ी अर्जेंसी है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि वीडियो के अंदर आपको नहीं क्लियर हो रही और आप चाहते हैं कि आपका जो केस है, जो आप सवाल करना चाह रहे हैं वो पर्सनल है और आप कमेंट करके वो डिस्कस करना नहीं चाह रहे, तो फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, मैं हर ईमेल का, हर मैसेज का जो है वो रिप्लाई करता हूँ, लेकिन ईमेल और मैसेज का रिप्लाई करने से पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है वो कमेंट्स का जो है वो वीडियो पे रिप्लाई करूं, ताकि वहाँ पे सबकी हेल्प हो सके। क्योंकि जो भी आगे देखेगा, अगर आपका क्वेरी, आपकी क्वेरी और उसकी क्वेरी सेम है तो जो रिप्लाई मैंने किया है वो उससे भी उसका आंसर जो है वो क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पे जो है वो वीडियो बनानी चाहिए तो आप कमेंट में लिखें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक को भी कवर करूँ। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर आप चेक रिपब्लिक को अपनी डेस्टिनेशन कंसीडर कर रहे हैं तो आपको मेरी नई आने वाली हर वीडियो की जो है वो अपडेट मिलेगी। अगर आपने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच एंड कीप वाचिंग। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जो है वो अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।